जी नमस्कार। हिंदी परीक्षा के यूट्यूब चैनल पर फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अमीर खुसरो की भारत भक्ति, जो कि कक्षा 10वीं की चैप्टर है MIL हिंदी का, ठीक है। और इस चैप्टर को समझने से पहले हमें इसके जो राइटर हैं, इस चैप्टर के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, इनके बारे में थोड़ी जानकारी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगी एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। तो चलिए देरी ना करते हुए हम लोग देख लेते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर, इनको दिनकर के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार प्रदेश के मुंगेर जिले के गंगा के उत्तरी तट पर स्थित गांव सिमरिया सन 1908 में हुआ था। सिमरिया गांव में हुआ था 1908 में दिनकर जी का जन्म। दिनकर के पिता थे कृषक। उनका देहांत तभी हो गया जब दिनकर 2 वर्ष के थे। जब दिनकर जी केवल 2 साल के थे तभी उनके पिताजी का देहांत हो गया था। उनका लालन पालन उनकी मां ने किया। प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही पाकर मैट्रिक की परीक्षा दिनकर ने मोकाम घाट के हाई स्कूल से सन 1928 ईस्वी में पास की। इसके बाद इन्होंने पटना कॉलेज से सन 1932 में BA किया। परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी न थी कि दिनकर आगे पढ़ सके, इसलिए वे हाई स्कूल में पढ़ाने लगे। ये कहानी दिनकर जी की है और ये बहुत गरीब परिवार से संपर्क रखते हैं और इनके पिता की मृत्यु होने के बाद इन्होंने बहुत कष्ट सह के पढ़ाई की मोकाम घाट के हाई स्कूल से। 1928 में इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी और पटना कॉलेज से 1932 में BA किया इन्होंने, ठीक है। सन 1934 में उन्होंने बिहार सरकार में नौकरी आरंभ की और सन 1952 तक विभिन्न पदों पर कार्य करते रहे। सन 1952 में कांग्रेस के नेता ने कांग्रेस के नेता जो थे उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया और सन 1965 में भारत सरकार ने उन्हें हिंदी सलाहकार के पद पर नियुक्त किया। इस पद पर वे मृत्यु पर्यंत सन 1974 तक बने रहे। दिनकर जी का गद्य और पद्य दोनों पर समान अधिकार था। इनकी एक बहुत ही चर्चित पुस्तक है गद्य की पुस्तक, जिसका नाम है संस्कृति के 4 अध्याय को साहित्य अकादमी पुरस्कार एवं काव्य ग्रंथी उर्वशी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। राष्ट्रपति ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया था। यहाँ पर समझने वाली ये बात है, यहाँ पे आप लोग नोट डाउन करके रखिए कि किस किस पर इनको कौन कौन से अवार्ड मिले हैं, कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और उनकी प्रमुख कृतियां को देखते हैं। गद्य में इन्होंने लिखा था, मतलब पोएट्री में, प्रोज में इन्होंने लिखा था मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, देश विदेश, उजली आग, भारत की सांस्कृतिक कहानी, रेती के फूल आदि। और पद्य मतलब पोएट्री में इन्होंने लिखा है प्राणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी आदि। दिनकर के निबंधों में विचारों की स्पष्टता और अभिव्यक्ति की सहजता एवं सजीवता का अद्भुत मेल है। उन्होंने सामाजिक जीवन, संस्कृति एवं राष्ट्रीय समस्याओं पर विचारोत्तेजक लेख लिखे हैं, जिसके ऊपर इन्होंने विचार करने योग्य इन्होंने बहुत सारी लेख लिखा है सामाजिक और सांस्कृतिक और राष्ट्रीय समस्याओं पर, ठीक है। आगे बढ़े और हम लोग देखते हैं कि अमीर खुसरो जो चैप्टर है उसमें क्या कहा गया है, उसका एक सारांश के रूप में देख लेते हैं, ठीक है। इस चैप्टर में कहा गया है कि भारत विभिन्न धर्मावलंबियों का देश है। सदियों से यहाँ हिंदू, मुसलमान आदि सब आपसी सद्भाव एवं भाईचारे के साथ रहते आए हैं। हाँ, बात तो सही है। धर्म, संप्रदाय, रंग भेद आदि से ऊपर उठकर हम सभी भारतवासियों को अपने देश तथा मातृभूमि को सर्वोपरि मानते हुए सामाजिक एकता, समरसता एवं समन्वय की भावना से ओतप्रोत होकर भारत के भविष्य को संवारने में अपना योगदान देते रहना चाहिए। पठित निबंध में लेखक ने इसी बात पर बल दिया है। इसमें मतलब भाईचारे का संदेश है इस चैप्टर में। अमीर खुसरो की भारत भक्ति
भारत भक्ति पाठ में लेखक ने मुसलमान साहित्यकार अमीर खुसरो की देशभक्ति पर प्रकाश डाला है। यहाँ पर जो अमीर खुसरो हैं वह एक मुसलमान साहित्यकार हैं जिनके ऊपर प्रकाश डाला गया है, देशभक्ति पर प्रकाश डाला गया है। अमीर खुसरो भारत के पहले राष्ट्रवादी मुसलमान थे। यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि अमीर खुसरो जो है, यहाँ पे इस नाम को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होता है जो नहीं समझ पाते हैं कि अमीर खुसरो आखिर क्या है। अमीर खुसरो एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है। वो भी एक मुसलमान साहित्यकार हैं अमीर खुसरो, जिनका नाम आज भारत में बहुत इज्जत से लिया जाता है, ठीक है। जिन्होंने देश के सांस्कृतिक एवं साहित्यिक विकास में अहम योगदान दिया है। अमीर खुसरो ने देश की प्रचलित आम बोलचाल की भाषा में अपनी रचनाएं की। अमीर खुसरो ने क्या किया था, लोगों की जो भाषा प्रचलित थी, लोगों के मुंह में जो भाषा आ रही थी, उसी भाषा में इन्होंने रचना करना शुरुआत किया था। सामाजिक संस्कृति पर उनके कई उपकार हैं। उन्होंने अपनी लेखनी से भारत की भूरी भूरी प्रशंसा की है तथा भारत की धरती का स्वर्ग बताया है। भारत की जो धरती है उसको इन्होंने स्वर्ग बताया है और जो प्रशंसा की है वो तो लाजवाब है। उनके दिल में राष्ट्र प्रेम एवं सांस्कृतिक सद्भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। उनकी देशभक्ति आज के पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक है। ये अमीर खुसरो जो थे, ये भारत भक्ति और देश प्रेमी के इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की है और उसमें इन्होंने ये किया है, अमीर खुसरो की भारत भक्ति में इन्होंने अपने राष्ट्र प्रेम और सांस्कृतिक सद्भावनाओं को दिखाने का प्रयत्न किया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा जो चैप्टर है अमीर खुसरो, उसमें क्या कहा गया है, ठीक है। तो अमीर खुसरो की भारत भक्ति। अमीर खुसरो भारत के सबसे पहले राष्ट्रवादी मुसलमान थे। आप लोगों का पहला क्वेश्चन यहीं से बन सकता है कि अमीर खुसरो जो थे वो पहले राष्ट्रवादी मुसलमान थे, तो भारत के सबसे पहले राष्ट्रवादी मुसलमान कौन थे? अमीर खुसरो। आंसर होगा अमीर खुसरो। उनका जन्म सन 1253 में हुआ था। राजा पृथ्वी सिंह चौहान की पराजय सन, यहाँ पर एक गौर करने वाली बात यह है कि इनका जन्म हुआ था 1253 में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि राजा पृथ्वीराज चौहान जो थे उनकी पराजय हुई थी 1192 में हुई थी। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हुई थी या फिर पराजय हुई थी 1192 में। इसके मायने ये हुए कि भारत पर इस्लामी राज्य के आरंभ के केवल 61 साल बाद भारत ने उस मुसलमान को जन्म दिया जो हिंदुस्तान के सभी राष्ट्रभाववादी मुसलमानों का अगुआ कहा जाता है। मतलब 61 पृथ्वीराज चौहान से पहले कोई भी मुसलमान भारत में नहीं था और इनकी मृत्यु के पश्चात उनका आगमन हुआ और केवल 61 साल के बाद भारत में वो मुसलमान भी हुए जिन्होंने राष्ट्रवादी मुसलमानों का अगुआ कहा जाता है जिनको, और वे हैं अमीर खुसरो, ठीक है। कुछ लोग यह अनुमान लगा बैठते हैं कि अमीर खुसरो हिंदू से मुसलमान हुए थे। बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि अमीर खुसरो जो थे वह पहले हिंदू थे और बाद में मुसलमान हुए, परंतु यह अनुमान गलत पाया गया है। अमीर जन्म से ही मुसलमान थे। ये जो अमीर खुसरो थे और अमीर थे, ये जन्म से ही मुसलमान थे। उनके पिता का नाम सैफुद्दीन महमूद तुर्क था। ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ से सवाल पूछता है, जो सुल्तान नसीरुद्दीन सन 1246 से 1265 के शासनकाल में भारत आए थे, अमीर खुसरो का जन्म पटियाला में हुआ था। याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन चुका है ऑलरेडी कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो पटियाला में हुआ था 1253 ईस्वी में। वे शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। जो अमीर खुसरो हैं उनके गुरु का नाम क्या है? शेख निजामुद्दीन औलिया। उन्हीं के चरणों में बैठकर उन्होंने विद्या भी पढ़ी थी, ठीक है। तो ये हो गया उनके जीवन परिचय जो चल रहा है। सच पूछिए तो हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं का इतिहास अमीर खुसरो से ही शुरू होता है। यहाँ पे बात तो समझने वाली है कि हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं का जो इतिहास है वो अमीर खुसरो से ही शुरू होता है। जिस भाषा को हम खड़ी बोली हिंदी या उर्दू कहते हैं वो पहले केवल दिल्ली के आसपास बोली जाती थी। आज हम जिस भाषा को खड़ी बोली बोलते हैं या फिर उर्दू कहते हैं,
ठीक है। वो भाषा केवल दिल्ली के आसपास बोली जाती थी, लेकिन अजब संयोग की बात है कि लोग उस बोली में कविताओं की रचना नहीं कर सकते थे। जो बोली दिल्ली के आसपास बोली जाती थी उसमें कविताओं का रचना करना संभव नहीं था। हिंदू कवि उन दिनों अपभ्रंश या डिंगल में लिखते थे। अब हिंदू जो कवि थे वे लोग डिंगल भाषा में लिखते थे, अपभ्रंश में, अथवा ब्रज भाषा में लिखते थे। और जब मुसलमान आए तो वे अपनी कविताएं फारसी में लिखने लग गए। पहले के जो हिंदू थे वे अपनी कविताओं को अपभ्रंश या डिंगल में लिखते थे और ब्रज भाषा में, लेकिन जब मुसलमान आए तो उन्होंने अपनी कविताएं फारसी में लिखने लगे। हिंदू और मुसलमान दोनों जानते थे कि दिल्ली की जनता की भाषा न तो अपभ्रंश थी न फारसी, किंतु दोनों ही जातियों के कवि उन्हीं भाषाओं में मोहित थे जिन्हें जनता नहीं समझती थी। अब यहाँ पे ये बात समझने देखने वाली है और सोचने वाली है कि जिस भाषा को जनता नहीं समझती थी उस समय काल के कवि उस भाषा में मोहित थे जिनको कोई समझ ही नहीं पाता था। यही अमीर खुसरो थे जिनका ध्यान प्रचलित जन भाषा की ओर गया। देखो यहाँ पे जो जितने भी कवि हुए थे सबने, यहाँ पे हिंदू हो या मुस्लिम, जो भी कवि थे उन्होंने जो लोगों की भाषा थी उनके बारे में कभी नहीं सोचा और जो लोग बोलते थे उस भाषा में साहित्य रचना नहीं की। लेकिन अमीर खुसरो वो पहले व्यक्ति बने जिनको जन भाषा में रुचि दिखाई और जो लोग भाषा बोलते थे उसी भाषा में इन्होंने साहित्य या फिर कविताएं लिखना शुरुआत की। अमीर खुसरो ने भी अपनी सारी कृतियां फारसी में ही लिखी, मगर प्रयोग के तौर पर उन्होंने खड़ी बोली में ही कुछ मुकरियां और पहेलियों की रचना की थी। यहाँ पे यही बात मैं बोल रहा था कि इन्होंने भी क्या किया, फारसी में लिखा, क्योंकि ये भी एक मुसलमान कवि थे, इन्होंने भी फारसी में लिखा। लेकिन इन्होंने एक चीज और किया कि जब उनका प्रयोग किया तो प्रयोग के तौर पर उन्होंने खड़ी बोली में भी कुछ मुकरियां और पहेलियों की रचना की। हिंदी में पहेली जो है और जो मुकरियां हैं उन्होंने उसको भी रचना की, लेकिन वे लोगों की भाषा में, लोग जनमत की भाषा में, जन भाषा में उन्होंने ये मुकरियां और पहेलियों की रचना की। मुकरियां और पहेलियां ही सही, किंतु खड़ी बोली में आरंभिक रचनाएं करके उन्होंने ही हिंदी और उर्दू के भविष्य की राह खोल दी। ठीक है, भले ही इन्होंने मुकरियां और पहेलियां ही सही वही उन्होंने लिखी, परंतु भविष्य के लिए इन्होंने हिंदी और उर्दू के लिए राह खोल दिया। अतएव अमीर खुसरो को हम खड़ी बोली हिंदी और उर्दू दोनों ही भाषाओं के पिता कह सकते हैं। चाहे खड़ी बोली हिंदी हो या फिर उर्दू, इन दोनों के पिता कहे जाने वाले एकमात्र कवि हैं अमीर खुसरो। भारत की सामाजिक संस्कृति पर अमीर खुसरो के और भी कई उपकार हैं। इस्लाम में संगीत के प्रोत्साहन के लिए काफ़ी गुंजाइश नहीं थी, लेकिन सूफी फकीर संगीत को अपनी साधना में सहायक समझते थे। अब यहाँ पर जो बातें मैं यहाँ पे मैं इसके अगले भाग को, ठीक है, इस निबंध के अगले भाग को हम लोग इसके अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है और ज़्यादा लंबी वीडियो देखने से बोरिंग सा लगने लग जाता है। तो आप लोग भी थोड़ा रेस्ट करें और फिर से इसके सेकंड पार्ट के लिए इंतजार करें, या फिर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।